तो आज की इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि महान युद्ध आखिर जीते कैसे जाते हैं? क्या बड़ी बड़ी सेनाओं और अभेद्य किल्लों से, या फिर बड़े और चौंकाने वाली विचारों से? बिल्कुल। और ये स्रोत हमें लंका का युद्ध की उस दुनिया में ले जाते हैं जहां लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है फिर? लड़ाई किरदारों के दिमाग में भी लड़ी जा रही है। हाँ। और हम देखेंगे कि कैसे इस महायुद्ध में जीत हार का फैसला एक गुप्त सुरंग, एक छोटी सी चींटी और गेहूं के एक सूखे खेत ने किया। बिल्कुल। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है ओंग आहरा के किले से, जहां लक्ष्मण एक बेहद जोखिम भरा मिशन चला रहे हैं। हाँ, वो विभीषण की बनाई एक पुरानी भूली बिसरी सुरंग के रास्ते किले में घुस रहे हैं। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि बाहर से देखने पर कोई कह ही नहीं सकता था कि वहां कोई रास्ता भी है। चट्टानों के बीच एक प्राकृतिक दरार जैसा कुछ। उसके पीछे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार छिपा था। बिल्कुल। लेकिन अंदर का सफर वो तो किसी बुरे सपने जैसा था। स्रोत बताते हैं कि वो सुरंग सीधे किले के गंदे नाले में खुलती थी। हाँ, और कल्पना कीजिए 15 साल से जमा हुई सड़ान, उसकी बदबू इतनी तेज थी कि लक्ष्मण और उनके सबसे बहादुर सैनिकों की भी हिम्मत जवाब दे रही थी। और यहाँ लक्ष्मण के मन में जो चल रहा है ना, वो बहुत दिलचस्प है। विभीषण को लेकर, है ना? हाँ, एक तरफ तो वो उसे आस्तीन का सांप समझ रहे हैं, एक धोखेबाज। सही बात है, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन दूसरी तरफ वो उसकी इंजीनियरिंग की काबिलियत देखकर दंग है। और ये कोई मामूली काबिलियत नहीं थी। किस तरह की काबिलियत? सुरंग तो सुरंग है। नहीं, ये सिर्फ एक सुरंग नहीं थी। सोचिए, आज हमारे पास लेजर लेवलिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग जैसी तकनीकें हैं। हाँ बिल्कुल। उस जमाने में बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ अनुभव और समझ के आधार पर एक ऐसी सुरंग बनाना जिसकी ढलान, जिसका ड्रेनेज सिस्टम इतना सटीक हो कि 15 साल बाद भी बिना किसी रख रखाव के वो पूरी तरह काम कर रही थी। अरे वाह! ये विभीषण की इंजीनियरिंग का लोहा मनवाता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, एक मास्टरपीस था। तो एक धोखेबाज जो एक जीनियस भी है। युद्ध में ऐसे ही विरोधाभास देखने को मिलते हैं, है ना? बिल्कुल। खैर, जैसे तैसे वो किले में घुस जाते हैं और वहां एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। एक सीन है जिसमें लक्ष्मण का सामना लंका के सेनापति धूम्र से होता है। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। धूम्र एक बहुत ताकतवर योद्धा था, लेकिन लक्ष्मण के पास सिर्फ ताकत नहीं थी, चतुराई भी थी। हाँ, उनकी गदा। हाँ, उनकी गदा के हैंडल में एक छोटा सा खंजर छिपा हुआ था। एक तरह का प्लान बी। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि उस दौर में हथियार सिर्फ ताकत का जरिया नहीं थे, वो योद्धा के दिमाग का आईना थे। अच्छा। हर हथियार में कोई ना कोई गुप्त चाल छिपी होती थी, और सही समय पर लक्ष्मण ने उसी खंजर का इस्तेमाल करके धूम्र को मात दे दी। लेकिन जहां लक्ष्मण एक नायक की तरह आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे, हाँ, वहीं किले के ऊपर से ये सब देख रहे इंद्रजीत ने कुछ और ही सोचा। उसने लड़ाई में उतरने की बजाय पीछे हटना चुना। और कई लोग कह सकते हैं कि ये कायरता थी। हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी था। क्या इंद्रजीत का ये फैसला, जल द्वारों को तोड़ना, एक तरह की कायरता नहीं थी? हाँ, वो सीधी लड़ाई से बच रहा था। देखने में शायद लगे, लेकिन श्रोत इसे कायरता नहीं बल्कि एक कमांडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं, जीत हासिल करना। अच्छा। और यही नायक और अधिनायक का फर्क सामने आता है। ये सिर्फ दो उपाधियां नहीं है, ये युद्ध को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। कैसे? देखिए, नायक अपनी शान और शौर्य के लिए लड़ता है, वो बलिदान दे सकता है। लेकिन अधिनायक यानी कमांडर, वो सैनिकों की जान बचाने और युद्ध जीतने के लिए लड़ता है, हर हाल में। और इंद्रजीत ने दूसरा रास्ता चुना। और इंद्रजीत इसे एक नाम भी देता है, जुजुत्सु। हाँ, और ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है जैसा आज हम समझते हैं, ये एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है ये? इसका सीधा सा मतलब है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, मैं उसी को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दूंगा। कमाल है। अयोध्या को अपने विशाल आधुनिक जहाजों पर बहुत घमंड था, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। और इंद्रजीत ने उन्हीं जहाजों को उनके लिए एक जाल बना दिया। बिल्कुल। उसने ये समझा कि इतने बड़े जहाजों को तैरने के लिए गहरा पानी चाहिए। उसने किले के जल द्वारों को तोड़वा दिया, जिससे नदी में पानी का स्तर तेजी से गिरने लगा। और अयोध्या का पूरा जहाजी बेड़ा वो कीचड़ और उथले पानी में लोहे के एक ढेर की तरह फंस गया। क्या शानदार रणनीतिक चाल थी। हाँ, अयोध्या की नौसेना अब न आगे जा सकती थी न पीछे। लेकिन इंद्रजीत जानता था कि अयोध्या इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसे शक था कि ये फंसा हुआ बेड़ा सिर्फ एक धोखा है और असली खतरा कहीं और से आने वाला है। बिल्कुल। और इसी शक को यकीन में बदलने के लिए
उसे जानकारी चाहिए थी, एक ऐसी जानकारी जो युद्ध का पासा पलट दे। और इसके लिए एक पकड़े हुए अयोध्या सैनिक शिराज की जरूरत पड़ी। हाँ, और यहाँ कहानी एक बहुत ही क्रूर मोड़ लेती है। इंद्रजीत जानकारी निकलवाने के लिए समीची नाम की एक विशेषज्ञ को बुलाता है, जिसका काम ही यातना देकर राज उगलवाना है। हाँ, और वो एक चींटी का इस्तेमाल करती है। मतलब एक चींटी से युद्ध का रुख कैसे बदल गया, ये सुनने में जितना अविश्वसनीय लगता है उतना ही भयानक भी है। हाँ, समीची एक चालक चींटी का इस्तेमाल करती है, और ये कोई मामूली चींटी नहीं है। अच्छा। इसका जहर सीधे तंत्रिका तंत्र पर, मतलब नर्वस सिस्टम पर असर करता है। समीची एक खोखले सरकंडे के जरिए उस चींटी को शिराज के कान के अंदर डाल देती है। वो चींटी कान के पर्दे को काटकर अंदर दिमाग से जुड़ी नसों तक पहुंच जाती है। ये पीड़ा ये तो ऐसी थी जिसे कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और शिराज, जो एक बहादुर सैनिक था, वो टूट गया। और उसने वो राज उगल दिया जिसने रावण और इंद्रजीत के पैरों तले जमीन खिसका दी। हाँ, शिराज ने बताया कि नदी के रास्ते आने वाली सेना तो बस एक छलावा है। तो फिर असली सेना कहाँ थी? असली और मुख्य सेना तो पश्चिम में धनुषकोडी से समुद्र पर एक विशाल पुल बनाकर लंका की तरफ बढ़ रही थी। बाप रे, इसका मतलब लंका की पूरी रक्षा रणनीति जो नदी पर केंद्रित थी, एक ही पल में बेकार हो गई, पूरी तरह से। रावण की सेना को सब कुछ छोड़कर अपनी राजधानी सिगिरिया की तरफ भागना पड़ा। युद्ध अब ओंगहरा से सिगिरिया के दरवाजे पर पहुंच चुका था। और सिगिरिया कोई मामूली किला नहीं था। स्रोत बताते हैं कि वो हर तरह से अभेद्य था। हाँ, ऊंची चट्टान पर बना दोहरी दीवारों वाला किला, जिसके अंदर महीनों का राशन और पानी का अपना स्रोत था। बिल्कुल। अयोध्या की सेना बाहर फंस गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये घेराबंदी महीनों नहीं बल्कि सालों चलेगी। और इसी निराशा और ठहराल के पल में हनुमान एक ऐसा विचार लेकर आते हैं जो पूरे युद्ध का समीकरण ही बदल देता है। हाँ, वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं, अगर हम किले के अंदर नहीं जा सकते तो हमें लंका की सेना को बाहर आने पर मजबूर करना होगा। लेकिन कैसे? रावण अपनी सुरक्षित दीवारों के पीछे से क्यों बाहर आएगा? उसे क्या जरूरत है? हनुमान का तरीका था आग। उन्होंने एक छोटी सी बात पर ध्यान दिया। सिगिरिया की जो दोहरी दीवारें थीं, उनके बीच जो 50 किलोमीटर की जमीन थी, हाँ। उस पर लंका के लोग सिर्फ एक ही चीज उगाते थे, गेहूं। अच्छा। और फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार और सूखी थी। मतलब अगर वहाँ चावल की खेती होती जिसके लिए जमीन गीली रहती है, तो ये योजना काम ही नहीं करती। बिल्कुल, ये छोटी छोटी जानकारियां ही युद्ध का नतीजा तय करती हैं। सही बात है। इसके बाद हनुमान के वायुपुत्र सैनिकों का एक गुप्त मिशन शुरू होता है। वो रात के अंधेरे में बाहरी दीवार पर चढ़ते हैं, पहरेदारों को चुपचाप खत्म करते हैं और फिर वो जलते हुए तीरों से खेतों में आग लगा देते हैं। और यहाँ एक और छोटी सी लेकिन कमाल की जानकारी दी गई है। तीरों का फेंकने का तरीका है ना? हाँ, उन्होंने तीर सीधे नहीं फेंके। नहीं, उन्होंने तीरों को जमीन के समानांतर फेंका। ऐसा क्यों? ताकि तीर सूखी गेहूं की बालियों के ऊपर से किसी स्किपिंग स्टोन की तरह, मतलब जैसे पानी पे पत्थर उछालते हैं, अच्छा। वैसे उछलते हुए दूर तक जाएं और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में आग फैला सकें। ये रणनीति की बारीकी है। और नतीजा भयानक था। 50 किलोमीटर के दायरे में फैली पूरी फसल कुछ ही घंटों में जलकर राख हो गई। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, और इससे सिर्फ लंका की खाद्य आपूर्ति ही नष्ट नहीं हुई, बल्कि अब रावण के पास अपनी अभेद्य दीवारों के पीछे छिपे रहने का विकल्प भी खत्म हो गया था। बिल्कुल, उसे अपने भूखे सैनिकों और प्रजा को बचाने के लिए बाहर निकलकर अयोध्या की शर्तों पर युद्ध लड़ना ही था। सही कहा। ये तो आज के गुरिल्ला युद्ध का एक क्लासिक उदाहरण लगता है। हाँ, बिल्कुल। जब आप दुश्मन के किले में नहीं घुस सकते तो आप उसके संसाधनों को निशाना बनाते हैं, उसकी सप्लाई लाइन, उसका खाना, उसका मनोबल। और हनुमान ने एक ही रात में लंका का सबसे बड़ा सहारा, उनका अभेद्य किला, उनके लिए एक पिंजरा बना दिया। तो हमने देखा कि कैसे इंजीनियरिंग, सैन्य रणनीति, सूचना के लिए की गई क्रूरता और अंत में एक असाधारण विचार ने सिगिरिया की घेराबंदी को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। ये वाकई बड़े विचारों की जीत थी। लेकिन इन्हीं स्रोतों में एक और गहरा विचार छिपा है जो इस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हाँ, एक सिद्धांत है कि कैसे सफल और शक्तिशाली समाज ही अपने विनाश के बीज बो देते हैं। ये तो सुनने में काफी विरोधाभासी लगता है। मतलब सफलता से विनाश कैसे हो सकता है? इसे कुलीनों का अति उत्पादन या एलीट ओवर प्रोडक्शन का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा,
ये क्या है? इसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक बड़ी कंपनी में सीईओ का सिर्फ एक पद है, लेकिन उस कंपनी में 100 ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो खुद को उस पद के लायक समझते हैं। तो जाहिर है उन सब में होड़ मचेगी, गुटबाजी होगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होगी। ठीक यही, और नतीजा वो 100 लोग कंपनी को आगे बढ़ाने की बजाय अपनी सारी ऊर्जा एक दूसरे से लड़ने में लगा देंगे और कंपनी अंदर से खोखली हो जाएगी। बिल्कुल। स्रोत इशारा करते हैं कि रावण का लंका शायद इसी समस्या से जूझ रहा था। एक ऐसा समाज जो बहुत सफल था, जहां बहुत सारे शक्तिशाली और काबिल लोग थे, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, विभीषण और भी कई सेनापति, और उन सब में शीर्ष पर पहुंचने की एक होड़ थी। हो सकता है। और जब बाहरी दुश्मन यानी अयोध्या की सेना दरवाजे पर आई, तो लंका का समाज पहले से ही अंदरूनी तनाव और प्रतिस्पर्धा से कमजोर हो चुका था। विभीषण का पाला बदलना शायद इसी आंतरिक संघर्ष का सबसे बड़ा सबूत था। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या लंका का ये युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं का टकराव था, या ये एक ऐसे शक्तिशाली समाज के आंतरिक पतन का भी प्रतीक था जो अपनी ही सफलता के बोझ तले दब रहा था। और क्या ये चक्र आज भी दुनिया के शक्तिशाली देशों और समाजों में दोहराया नहीं जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।